नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। इससे पहले आप लोगों ने चैप्टर संख्या 1 को डिटेल में समझा। आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया। आप लोगों ने कहा गुरुजी सेकंड चैप्टर भी आना चाहिए। तो ये एक प्रकार से इकाई संख्या 1 का दूसरा चैप्टर है, यानी कि इकाई संख्या आज के वीडियो के माध्यम से समाप्त कर दूंगा मैं। इसके बाद में इकाई संख्या 2 के बारे में हम लोग अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, ये बात आप यानी विस्तार से चीजें आपके लिए क्लियर हो रही हैं। आपको क्या पढ़ना है? राजनीति शास्त्र। जब आप बीए के 5th सेमेस्टर में होते हैं तो पहले पेपर में आपको पढ़ना होता है कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, इंग्लैंड का, अमेरिका का, स्विट्जरलैंड का और चाइना के संविधान के बारे में आपको डिटेल में जानकारी लेनी है। अब ये क्लास जैसे हो जाएगी धीरे धीरे करके हम इन चीजों के बारे में आगे बढ़ते रहेंगे। और हो सकेगा तो मैं जैसे जहां से प्रश्न परीक्षा में खूब पूछाते हैं, जैसे कि इंग्लैंड की संविधान कैसे बना, इसको लेकर के इंग्लैंड की जो संविधान की विशेषताएं हैं, इसका संविधान कब बना, यूएसए का तो संविधान की विशेषताओं से खूब खूब क्वेश्चन आते हैं। कार्यपालिका न्यायपालिका कैसी कहाँ की, ऐसे स्विट्जरलैंड का बहुल कार्यपालिका से क्वेश्चन आता है। साथ ही साथ में इसका प्रत्यक्ष लोकतंत्र कैसा, उसके बारे में डायरेक्ट डेमोक्रेसी से प्रश्न आता है। चाइना का एक प्रकार से तमाम विशेषताएं उसके शासन को लेकर के आती हैं। तो सभी के बारे में हम विशेषताओं के बारे में अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। इन चारों के संविधान के बारे में नोट्स भी तैयार कर लिया गया है, इनकी संविधान का निर्माण और इसकी विशेषताओं को लेकर के। ठीक है, जो परीक्षा में खूब प्रश्न पूछे जाएंगे तो उसके लिए एक पीडीएफ में तैयार कर रहा हूं, वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे। यूनिट नंबर 1 चैप्टर संख्या 2 के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें हम लोग चर्चा करेंगे तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण, यानी कि परंपरागत माने पुराना, ठीक है, और आधुनिक माने नया दृष्टिकोण। परंपरागत जो दृष्टिकोण है बेसिकली इसमें हम किसके बारे में अध्ययन करते हैं? परंपरा ने जो पहले चला आ रहा है। बेसिकली परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण को अगर मैं आपको समझाऊं राजनीति, तुलनात्मक राजनीति में, ऐसे समझे। एक मिनट ऐसे इसको थोड़ा सा अगर हम इसे कर ले और दो चार्ट के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करें बाबू, तो आप देखिए बड़े आसानी से आप समझ पाएंगे। ठीक है, ठीक है, चले। एक परंपरागत दृष्टिकोण जो होता है इसमें हम लोग किसका अध्ययन कर सकते हैं? जैसे पहले जो होता था, जब शुरू हुआ इसका अध्ययन, तो तुलनात्मक सरकार, तुलनात्मक, ये केवल तुलनात्मक सरकार तक। तुलनात्मक सरकार में क्या, जैसे कि आपका जो भी संस्थाएं, जैसे कि आपका न्यायपालिका होगी, ठीक है, न्यायपालिका हो गई, विधायिका यानी कानून बनाने वाली जो एक प्रकार से विधायिका आपकी हो गई। ठीक है, विधायिका के साथ साथ आपका क्या था इसमें, जो है आपका कार्यपालिका। ठीक है, लेकिन अगर आप जब इसमें देखते हैं आधुनिक दृष्टिकोण में, इसमें क्या हुआ, इसमें एक प्रकार से इन तीनों को यानी कि तुलनात्मक, इसमें क्या हुआ, इसमें तुलनात्मक राजनीति आ गई। तुलनात्मक राजनीति, तुलनात्मक राजनीति जो है ये 20वीं शताब्दी में आकर के उभरी और ये पहले से चली आ रही थी। ये बेसिकली आर्ट के सब्जेक्ट को फॉलो करती है और ये वैज्ञानिकता को फॉलो करती है। अब क्या हुआ कि इसमें जो कमियां रही, परंपरागत दृष्टिकोण वाले विद्वान यही बताते हैं। परंपरागत दृष्टिकोण में कौन कौन से विद्वान शामिल है बेटा? जो परंपरागत दृष्टिकोण है उसमें विद्वानों में खास करके अगर मैं बताऊं तो मॉन्टेस्क्यू, जॉन लॉक और एक प्रकार से एलेक्सी डी टॉकबिल। ठीक है, इसमें कौन कौन से विद्वान शामिल हैं आपके? मॉन्टेस्क्यू शामिल है, ठीक है, मॉन्टेस्क्यू शामिल है, ठीक है, लॉक शामिल है, जॉन लॉक, ठीक है, जॉन लॉक शामिल है। एक मिनट, लॉक शामिल है, इसके अलावा और टॉकबिले शामिल है, टॉकबिले शामिल है इसमें। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। ये लोग क्या मानते हैं कि बस केवल यही चीज इसमें अध्ययन करता है, यानी संवैधानिक और कानूनी अध्ययन, संविधान की विधि और राजनीतिक संस्थाओं पर जोर देता है तुलनात्मक सरकार। इसके अलावा केवल औपचारिक ढांचे का विश्लेषण करना इसका मतलब होता है। ठीक है, यह तय करता है कि कौन सी व्यवस्था अच्छी है और कौन सी व्यवस्था खराब है। राजनीतिक सरकार यानी परंपरागत दृष्टिकोण यही बताता है। ठीक है, एक मैं अभी समझा रहा हूं, बाकी मैंने लिखा हुआ है उसके बारे में आपको समझाऊंगा। ठीक है, और ये सीमित क्षेत्र होता है। बेसिकली पश्चिमी लोकतंत्रों का केवल अध्ययन करता है तुलनात्मक सरकार यानी कि परंपरागत दृष्टिकोण। इसके साथ साथ ऐतिहासिक घटनाओं और संवैधानिक विकास का विवरण भी ये देता है, परंपरागत दृष्टिकोण जो होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। जबकि आधुनिक दृष्टिकोण में अगर बात की जाए तो इसमें क्या होता है बेटा, इसको बिहेवियरल रेवोल्यूशन कहा जाता है। आधुनिक दृष्टिकोण जो आया है इसमें एक प्रकार से राजनीतिक प्रक्रिया इसमें शामिल होती है। अगर मैं लिखने का प्रयास करूं तो इसमें क्या होता है, इसमें राजनीतिक प्रक्रियाएं, ठीक है, राजनीतिक
राजनीतिक जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस, राजनीतिक व्यवहार, प्रक्रिया, ठीक है, व्यवहार हो गया आपका पूरा। व्यवहार के साथ साथ आपका जो क्या हो गया, जनता की कितनी भागीदारी है, ठीक है, शासन में, उन सभी जनता का क्या व्यवहार है, सरकार और जनता के बीच में क्या संबंध है, यानी एक व्यवहारिक पक्ष जो छूट रहा था इन लोगों से, उनका भी इसमें अध्ययन कर लिया। इन सभी का अध्ययन तो शामिल ही किया, साथ साथ में इसका भी अध्ययन इसमें शामिल कर लिया। इसके साथ साथ अगर बात करें बेटा, इसमें विद्वानों में कौन कौन से विद्वान संकलित है आधुनिक दृष्टिकोण में? आधुनिक दृष्टिकोण में विद्वानों में जैसे कि डेविड ईस्टन का नाम आता है, लिख लीजिएगा। डेविड ईस्टन बहुत फेमस विद्वान है, डेविड ईस्टन, डेविड ईस्टन का नाम हो गया। इसके अलावा जो है ग्रेबियल अल्मंड, अल्मंड लिख लीजिए, फेमस है अल्मंड के नाम से, अल्मंड हो गए, ठीक है। इसके अलावा सिडनी बर्बा, सिडनी बर्बा, ठीक है, सिडनी, सिडनी बर्बा, आप नाम नोट करिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसलिए मैंने आपको समझा दिया। देखिए फिर से समझे, परंपरागत दृष्टिकोण माने पुराना दृष्टिकोण, आधुनिक माने नया दृष्टिकोण। परंपरागत दृष्टिकोण में बेसिकली तुलनात्मक सरकारों का अध्ययन करते हैं, और आधुनिक दृष्टिकोण जिसको हम तुलनात्मक राजनीति कहते हैं, जो मैंने शुरुआत में आपको अध्ययन करवाया था पहले चैप्टर में, याद करिए, ठीक है, याद करो, वो एक प्रकार से पहली क्लास जिसमें मैंने आपको इस चीजें समझाई थी। आधुनिक दृष्टिकोण जो है बेटा, उसको तुलनात्मक राजनीति यानी तो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कह सकते हैं, इसको कंपैरेटिव गवर्नमेंट कह सकते हैं। कंपैरेटिव गवर्नमेंट केवल संस्थाओं का अध्ययन करता है, केवल जो ढांचा है जो है, जैसे न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका तक ही सीमित है, ठीक है। जबकि और इसमें मॉन्टेस्क्यू, जॉन लॉक और टॉकविले नाम के विद्वान शामिल है, इसका समर्थन करते हैं परंपरागत दृष्टिकोण के विद्वानों में। जबकि जो नया दृष्टिकोण है 20वीं शताब्दी में, जिसको व्यवहारवादी दृष्टिकोण भी कह सकते हैं, क्योंकि व्यवहार को इसमें एक प्रकार से जनता की भागीदारी सरकार में कितनी है, सरकार को किस तरीके से जनता प्रभावित करती, जनता से सरकार कैसे प्रभावित होती है, जो एक प्रकार से राजनीतिक प्रक्रिया है वो सब कैसे शामिल है, इन सभी चीजों को, ठीक है। इसमें क्या हुआ बेटा, राजनीतिक संस्थाओं के साथ साथ राजनीतिक प्रक्रियाओं और जनता की भागीदारी का अध्ययन शुरू हुआ। साथ ही साथ में आंकड़ा, सर्वेक्षण, फील्ड स्टडी, अनुभवजन्य डाटा का उपयोग होने लगा, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग होने लगा इसमें। इस वजह से ये वैज्ञानिक है, यानी कि इसकी बात की जाए इसकी प्रकृति कैसी आ गई, इसकी प्रकृति जो है वैज्ञानिक प्रकृति का अध्ययन होता है। इसकी प्रकृति जो है ये मानविकी है, ठीक है, इसमें एक मानविकी का अध्ययन केवल होता है, यानी कि यह आर्ट का सब्जेक्ट था शुरुआत में, और वही सब्जेक्ट जो है जब इसमें तमाम सुधार हुआ तो ये वैज्ञानिक सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। यानी ये छोटा दृष्टिकोण है और ये बड़ा दृष्टिकोण है, यानी कि ये सीमित है दायरा, ये व्यापक दायरा है, ठीक है। समझ रहे हैं चीजों को ना, तो समझ रहे तो फटाफट से लाइक बताइए, लाइक ठोकिए। निष्पक्ष और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रयोग तुलनात्मक राजनीति में होता है। साथ ही साथ में समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, इन सभी का समन्वय तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत भी जो है कर दिया जाता है उस देश का। साथ ही साथ में यह देश केवल पश्चिमी देश तक ही सीमित नहीं, बल्कि विकासशील देशों के बारे में भी अध्ययन करता है। बस ये केवल पश्चिम देश के सिद्धांतों पर ही फॉलो होता था, जबकि वो सभी देश दुनिया के, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जैसे डेविड ईस्टन की अगर बात की तो डेविड ईस्टन ने कौन सा सिद्धांत दिया इसमें, पॉलिटिकल सिस्टम थ्योरी दी, ठीक है। ऐसे अल्बर्ट महोदय ने स्ट्रक्चरल फंक्शनल जो है फंक्शनलिज्म जो सिस्टम दिया। सिडनी बर्बा ने राजनीति संस्कृति पर कार्य किया, तमाम सारी चीजें हुआ, ठीक है। ऐसे ही मॉन्टेस्क्यू जो है इसमें कौन सा सिद्धांत देते हैं, मॉन्टेस्क्यू शासन का विभाजन सिद्धांत देते हैं कि अलग अलग देशों का शासन कैसे है। जॉन लॉक की बात की जाए तो सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत देता है। टॉकविले की बात की जाए, एलेक्सी डी टॉकविले, तो अमेरिकी लोकतंत्र का अध्ययन करता है। इस तरीके से तीनों चारों चीजों के बारे में मैंने आपको बता दिया है, जिसके बारे में आपने विस्तार से चीजों को समझा, ठीक है। कुल मिलाकर के परंपरागत दृष्टिकोण जो होता है उसमें चीजें शामिल है और आधुनिक दृष्टिकोण में चीजें शामिल है। एक सरसरी नजर में मैंने आपको बता दिया, अब मैं चीजों को आपको पढ़ करके समझाता हूं ताकि आपका क्लियर होता रहे। इसके साथ साथ अगर आपको चाहिए भाई इन सभी का पीडीएफ नोट चाहिए, पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप एसएमएस कीजिए 91 61 93 60 62, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। सभी सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ मिलेगा, सभी चैप्टर का। आप अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है, अपने सब्जेक्ट के नेम और आपके पास आपके सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लेकर के भेज दीजिएगा। आपके लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई है। आपके पास स्कैनर भेजा जाएगा, क्यूआर कोड, उसी पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देनी होगी। 100 रुपए फीस में आपको क्या मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप से आपको जोड़ा जाएगा, उस ग्रुप में आपको लाइव क्लास की लिंक मिलेगी। साथ ही साथ में जैसे वीडियो आप लाइव क्लास नहीं देख पाते हैं तो उसकी वीडियोज आपको बाद में चाहे जब देख सकते हैं। इसके साथ साथ वीडियोज और लाइव क्लास इन सभी की जो होगी, मानते उसको आपको देखना पसंद है तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा सभी का। इसके अलावा चैप्टर वाइज सारे पीडीएफ आपकी यूनिट वाइज हो जाएंगे, ठीक है, यानी हर एक 8 इकाइयों के पीडीएफ आपको मिलेंगे, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। सभी जैसे पॉलिटिकल साइंस तो पॉलिटिकल साइंस का, ज्योग्राफी का, हिंदी का, सभी का मिलेगा आपको, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा। इसके साथ साथ आपकी परीक्षा अगर एमसीक्यूज टाइप हो रही है, एमसीक्यूज टाइप के भी आपके लिए जो है तमाम चीज तैयार की, तो एमसीक्यूज आपको मिलेगा।
साथ ही साथ में आपको लिखित यानी कि अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उन सभी की तैयारी आपके आंसर के साथ सब कुछ आपको मिलेगा। तो आपके लिए कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ आपको यहीं पर मिलने वाला है। इसके साथ साथ बाबू आपको क्या मिलेगा, इसके साथ साथ आपके लिए व्यवस्था क्या कर दी गई है, एमसीक्यूज लिखित के साथ अलावा आपको और भी चीजें मैं देने का प्रयास करूंगा। जैसे कि यहाँ पर क्या मिलेगा, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके आंसर क्या होंगे, सब कुछ आपको मॉडल पेपर के माध्यम से साल यानी जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस हैं मॉडल पेपर में रख करके उसके आंसर पर डिस्कस करता हूँ, विस्तार से बताता हूँ कॉपी कैसे लिखनी होती, किस तरीके से आपको सारी चीजें करनी है, सब कुछ बताऊंगा। क्योंकि अब की बार 5th सेमेस्टर में क्या है, जो एक सब्जेक्ट है उसके 2 पेपर होंगे, यानी कुल मिलाकर के आपके 2 सब्जेक्ट होंगे, 4 पेपर होंगे और प्लस में एक को करिकुलर का पेपर होगा। को करिकुलर का जो पेपर होगा उसमें एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस शामिल है, जो कि बहुत अपने आप में कठिन सब्जेक्ट है, जिसमें आपको कंप्यूटर के बारे में और रीजनिंग पूरी की पूरी पढ़नी पड़ेगी, जो कि आपको आपके लिए एक नया सब्जेक्ट होगा, आप परेशान हो जाएंगे इन चीजों को समझने में। ऐसे में मैं आपको पूरा डिटेल में समझा करके बताऊंगा किस तरीके से क्या चीजें होती हैं। ऐसे में आप हमारे साथ जुड़ करके बढ़िया तैयारी कर सकते हैं। मैं विस्तार से हर एक चीजों को आपको समझाने का काम करता हूँ। सब कुछ आपको मिलेगा केवल 100 रुपए फीस में, ठीक है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, सभी में चीजें यही है, सब कुछ आपको मिलेगा 100 रुपए फीस में। अगर आप चाहते हैं कि हमको 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर का एक साथ ग्रुप ज्वाइन करना है, 5th और 6th का, तो आपके लिए वैसे तो 5th का ज्वाइन केवल 100 रुपए फीस लगता है सभी सब्जेक्ट का, लेकिन 6th का भी ज्वाइन करेंगे तब भी 100 रुपए फीस लगेगा, 200 रुपए फीस आपका पड़ेगा अलग अलग अगर आप लेंगे। अगर एक ही साथ आप जुड़ना चाहते हैं कि 5th का और 6th का एक साथ हम गुरुजी जुड़ जाए आपके साथ, तो उसके लिए केवल 150 रुपए फीस यानी 50 रुपए की छूट है। जिन बच्चों को जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं, मात्र और मात्र 150 रुपए में 5th और 6th सेमेस्टर एक साथ अगर लेंगे, तो बाद में जुड़ेंगे तो फिर आपकी फीस 100 रुपए ही रहेगी। अभी ग्रुप एक प्रकार से ज्वाइन करेंगे तो आपका फायदा होगा। बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं ऑलरेडी, पहले से जो पुराने स्टूडेंट हमारे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं सारे लोग, आप लोग जुड़ जाइए, क्लासेस आपकी प्रारंभ हो चुकी हैं, बहुत ही डिटेल में चीजें आपको बताई जाती हैं, सब कुछ आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम से एक दिन पहले मैराथन क्लास, मॉडल पेपर रिवीजन क्लास, सब कुछ आपको मिलता है, सब बहुत बेहतर अंदाजे मिलता है। तो एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस के लगभग 10 प्रैक्टिस सेट तैयार कर लिए गए हैं, वो आपको सब कुछ मिलते रहेंगे, तो विस्तार से आप समझेंगे, सब कुछ जानेंगे। तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाइए, मात्र 100 रुपए फीस में, ठीक है जी, और 150 रुपए में दोनों सेमेस्टर का। आप एक सेमेस्टर का सीरीज अगर एक सब्जेक्ट की लेंगे तो 50 रुपए 60 रुपए की पड़ेगी। आप 5 चीजों की लेंगे, 6 पंचे 300 रुपए आपके हो जाएंगे, केवल 100 रुपए फीस में आपको मिल जाएगा। और 600 रुपए आपके लगेंगे दोनों सेमेस्टर के, और 150 रुपए में आपका पूरा दोनों सेमेस्टर की तैयारी हो जाएगी। और शुक्ला एचडी पॉइंट आपके लिए बहुत बेहतर काम कर रहा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ जुड़ने का काम करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो तुलनात्मक राजनीति का परंपरागत दृष्टिकोण आपको ऐसे समझा मैंने दिया है, ये सब चीजें आपको मिल जाएंगी, तो परेशान होने की बिल्कुल आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। तुलनात्मक राजनीति का परंपरागत दृष्टिकोण देखिए, राजनीतिक संस्थाओं और सरकारों के तुलनात्मक अध्ययन के प्रारंभिक और उसके बाद के कुछ प्रयासों को तो परंपरागत दृष्टिकोण अथवा उपागम की संज्ञा दी जाती है। आग और जिंक की मॉडर्न फॉरेन गवर्नमेंट, मुनरो की द गवर्नमेंट इन इंग्लैंड और अमेरिका प्रेसिडेंसी नाम की जो पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं, ये तुलनात्मक पद्धति के प्रमुख प्रारंभिक प्रयास माने जा सकते हैं। परंतु परंपरागत रूप से ये अध्ययन विवरणात्मक थे, समस्या समाधानात्मक, व्याख्यात्मक अथवा विश्लेषणात्मक नहीं थे। इन विद्वानों ने सिद्धांतों के विकास, परिकल्पनाओं के परीक्षण और महत्वपूर्ण आंकड़ों के संग्रहीकरण आदि में रुचि न लेकर के अध्ययन को विदेशी राजनीतिक व्यवस्थाओं, खासतौर पर पाश्चात्य राजनीतिक व्यवस्थाओं की सरकारों के स्वरूप के वर्णन तक ही सीमित रखा। केवल पाश्चात्य राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन किया, विकसित जो राजनीति है बस उसी पर फोकस रखे, जो विकासशील राजनीति है उस पर फोकस ही नहीं किया इन लोगों ने, इस वजह से उतना ज्यादा फेमस ये नहीं हुए। इसके बाद में आरसी मैक्रिडिस ने लिखा इसके बारे में कि तुलनात्मक राजनीति, राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन अब तक केवल नाम मात्र को ही तुलनात्मक रहा है, या केवल विदेशी सरकारों, उसके ढांचे तथा औपचारिक संगठन का ऐतिहासिक वर्णनात्मक और वैज्ञानिक अध्ययन ही रहा, यानी केवल पाश्चात्य देशों के जो राजनीति रही उसी के बारे में केवल अध्ययन किया जाता था इसमें, ठीक है। जबकि तुलनात्मक राजनीति को सिद्धांतों, ढांचों और वास्तविक व्यवहार से अपना संबंध जोड़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया परंपरागत दृष्टिकोण के आधार पर, ठीक है। एक आरसी मैक्रिडिस कहते हैं इस संबंध में लेकर के कि परंपरागत दृष्टिकोण की अग्रलिखित मुख्य विशेषताएं। पहली विशेषता क्या परंपरागत दृष्टिकोण की, कि प्रधानता संकीर्ण अथवा मतलब की अनुदार है, ये अनुदार यानी उदारवादी दृष्टिकोण को नहीं फॉलो करती है, और एक छोटी सी धारणा बस केवल पाश्चात्य देशों के जो राजनीति है, पॉलिटिक्स है, उसी पॉलिटिक्स पर ही पुस्तकें लिखी गई, ग्रंथ लिखे गए, तमाम सारे विद्वानों ने उस पर काम किया, ठीक है। इसके अलावा प्रधानता तुलनात्मक है, केवल तुलना करी जाती है। इसके अलावा प्रधानता वर्णात्मक भी है, प्रधानता प्रबंधात्मक या एक विषयक है, प्रधानता स्थित भी है।
परंपरागत राजनीति सिद्धांत गणितीय परिमाणन संग्रह, पर्यवेक्षणात्मक सत्यापन, सर्वेक्षण, वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित न होकर के प्रायः बौद्धिकता पर आधारित होती है। ये इन विचारकों का चिंतन का विषय जो रहा है प्रमुख रूप से राज्य सरकार, राजनीतिक संस्था और राज्य के लक्ष्य क्या है, न्याय और सुरक्षा की क्या व्यवस्था है किसी राज्य में, उन सभी की तुलना करिए। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, सामाजिक कुरीतियों की स्थापना आदि था। उनकी विचारधाराएं आत्मनिष्ठ थी, अतएव परस्पर सामंजस्यपूर्ण नहीं थी। ठीक है, तुलनात्मक राजनीति के परंपरावादी दृष्टिकोण के अध्ययन के आधार पर तमाम बिंदु हम एक प्रकार से इस प्रकार कर सकते हैं कि भाई इसमें क्या क्या चीजें शामिल थी, जैसे कि समझने का प्रयास करें आप। देखिए, परंपरागत दृष्टिकोण जो था पुराना दृष्टिकोण, जिसमें हम तुलनात्मक सरकारें नहीं संस्थाओं का विशेषकर अध्ययन करते, तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन नहीं किया जाता था परंपरागत दृष्टिकोण से, बल्कि तुलनात्मक शासनों का अध्ययन किया जाता था, तुलनात्मक सरकारों का अध्ययन किया जाता था। तुलनात्मक राजनीति तो 20वीं शताब्दी में आई, बाद में आधुनिक दृष्टिकोण के आने से तुलनात्मक राजनीति आई। तुलनात्मक सरकारों का अध्ययन केवल होता था, तुलनात्मक शासन का अध्ययन होता था। वस्तुतः तुलनात्मक सरकारें नामक शीर्षक के अंतर्गत राजनीतिक प्रणालियों, राजनीतिक संस्थाओं और उनके कार्यों का अध्ययन किया जाता था, जबकि तुलनात्मक राजनीति जो है नामक शीर्षक में उपयुक्त विषयों के अध्ययन के साथ साथ अराजनीतिक संस्थाएं जो है, जो राजनीति से नहीं जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, जो मानविकी से जुड़ी हुई संस्थाएं, उन सभी का भी अध्ययन शामिल कर लिया गया। और कुछ नूतन प्रवृत्ति यानी नई प्रवृत्तियों का भी अध्ययन जो है राजनीतिक जो एक प्रकार से तुलनात्मक राजनीति उसमें शामिल कर लिया गया। यानी उसमें केवल एक राजनीति से जुड़े हुए पहलुओं पर अध्ययन किया गया, लेकिन इसमें आर्थिक, मनोवैज्ञानिक तमाम प्रकार के पहलुओं को भी शामिल कर लिया गया। ठीक है, जिससे इसमें वैज्ञानिकता आना स्वाभाविक सी बात हो गई और इसकी प्रकृति वैज्ञानिक भी हो गई। दूसरी बात, परंपरावादी दृष्टिकोण के द्वारा लिखित संविधानों के अध्ययन पर अलिखित संविधानों की अपेक्षा अधिक बल दिया गया। यानी परंपरावादी दृष्टिकोण के द्वारा क्या हुआ, लिखित संविधानों के अध्ययन पर एक प्रकार से अलिखित संविधानों की अपेक्षा अधिक बल दिया गया। लिखित संविधान जो है उस पर ज्यादा फोकस किया गया, अलिखित संविधानों की अपेक्षा ज्यादा बल किस पर दिया गया, लिखित संविधानों पर दिया गया। अलिखित संविधानों को उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। इसके अलावा परंपरावादी दृष्टिकोण लिखित संविधानों का अध्ययन भी वर्णनात्मक तथा ऐतिहासिक शैली में करता है। यानी परंपरावादी दृष्टिकोण क्या करता है, जो लिखित संविधान है उनका अध्ययन कैसे करता है, एक वर्णनात्मक पद्धति के द्वारा, जो कि एक प्रकार से एक मानविकी का पद्धति है, वर्णनात्मक और ऐतिहासिक शैली में करता है। ठीक है, यह बात ध्यान रखेंगे। राज्य तथा शासन के ऐतिहासिक तथा औपचारिक ढांचे के अध्ययन को ही तुलनात्मक राजनीति स्वीकार कर लिया गया था कि केवल राज्य का शासन का जो ऐतिहासिक और औपचारिक तरीका है उसी को केवल ये लोग कर रहे थे, जो व्यवहारिक तरीका है उसको छोड़ दे रहे थे, केवल जो सिस्टम है औपचारिक तरीका है उसको ही कर रहे थे। जबकि तुलनात्मक राजनीति जो बाद में आई, आधुनिक दृष्टिकोण आया, उसमें अनौपचारिक चीजों को भी शामिल कर लिया गया। ठीक है, चौथा पॉइंट, परंपरावादी दृष्टिकोण के द्वारा की गई समस्त तुलनाएं वर्णनात्मक शैली में, यानी कि केवल वर्णन किया गया है, तथा वे शासकीय संरचनाओं में समानता और असमानता को देखती हैं कि किसमें कितनी समानता है, किसमें कितनी विषमता है। ठीक है, जबकि आगे चल करके उसमें किस देश का संविधान कैसा है और उसमें व्यवस्था कैसी है, प्रक्रिया कैसी है, रीति रिवाज कैसे हैं, तमाम प्रकार गैर सरकारी संगठन कैसे हैं, उन सभी चीजों का अध्ययन राजनीति में शामिल हो गया तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक दृष्टिकोण। देखिए, परंपरावादी दृष्टिकोण ने अपने अध्ययन को परंपरावादी दृष्टिकोण ने क्या किया, अपने अध्ययन को यूरोप की राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन तक ही सीमित रखा, यानी केवल पाश्चात्य जगत की राजनीति के बारे में ही अध्ययन परंपरावादी दृष्टिकोण वाले करते थे, जिससे यह विषय संकुचित हो गया, इसका विस्तार नहीं हो पाया। लेकिन जब तुलनात्मक राजनीति आई, 20वीं शताब्दी का समय आया, उस दौरान इसको एक प्रकार से सभी देश यानी पूरे विश्व या पूरे संसार के जो है संविधानों से देखा गया, पूरे देश के एक प्रकार से राजनीतिक संस्थाओं को देखा गया। छठी बात, परंपरावादी दृष्टिकोण में क्रियाशील तत्वों जैसे कि दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप, हित समूह जो जनता का कल्याण करते हैं, राजनीतिक व्यक्ति, अभिजात वर्ग, इन सभी को अध्ययन में शामिल नहीं किया जाता है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण में इन सभी चीजों को शामिल किया गया। ठीक है, इस तरीके से आपको बहुत सारी चीजें मैंने बताई, ये सब विशेषताएं थी परंपरागत दृष्टिकोण की जो आपने समझी, आप समझ चुके होंगे मेरे हिसाब से। दूसरा दृष्टिकोण है आपका तुलनात्मक राजनीति का आधुनिक दृष्टिकोण, मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, हेडिंग डालेंगे तुलनात्मक राजनीति का आधुनिक दृष्टिकोण। लिखेंगे विश्लेषण, निरीक्षण और परीक्षण की नवीन पद्धतियों को आधुनिक दृष्टिकोण
व आधुनिक दृष्टिकोण या उपागम दृष्टिकोण बोलो या उपागम अप्रोच बोलो या पॉइंट ऑफ व्यू बोलो, बात एक ही है। तो आधुनिक पॉइंट ऑफ व्यू का नाम दिया गया जिसमें हम विश्लेषण वाली पद्धति का प्रयोग करके निरीक्षण पद्धति और परीक्षण यानी कि एक देखिए ये तीनों पद्धतियां बेसिकली वैज्ञानिक है, विश्लेषण पद्धति, निरीक्षण पद्धति और परीक्षण पद्धति, ये एक प्रकार से क्या है वैज्ञानिक पद्धतियां हैं। यानी अब जब जो राजनीति का अध्ययन होने लगा उसमें वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग शुरू हो गया। ठीक है, दूसरे शब्दों में राजनीतिक संस्थाओं और व्यवसायों के तुलनात्मक अध्ययन का अधिकाधिक वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने के लिए जिन विद्वानों ने परंपरागत दृष्टिकोण के लेखकों से भिन्न पद्धति अथवा दृष्टिकोण अपनाया उसे आधुनिक दृष्टिकोण की संज्ञा दी जाती है। जैसे कि लॉर्ड ब्राइस का नाम आता है, कार्ल जे फ्रेडरिक का नाम आता है, ग्रेवियल ए आलमंड का नाम आता है, डेविड ईस्टन का नाम आता है। इन सभी लोगों ने अपनी पुस्तकों क्रमशः, जैसे कि लॉर्ड ब्राइस की पुस्तक है बेटा मॉडर्न डेमोक्रेसीज, ऑब्जेक्टिव में कई बार क्वेश्चन से पुस्तक पूछेगा, मॉडर्न डेमोक्रेसीज की पुस्तक कौन, तो लॉर्ड ब्राइस है। इसके अलावा कार्ल जे फ्रेडरिक की पुस्तक है जो है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसीज, ये पुस्तक किसकी है, ये कार्ल जे फ्रेडरिक की है। ग्रेवियल ए आलमंड की पुस्तक का नाम है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अ डेवलपमेंट अप्रोच। ये तीनों पुस्तकें बड़ी फेमस है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे गए हैं, यह बात ध्यान रखेंगे। तो आप चाहें तो इन कुछ पुस्तकों के नाम नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सब पुस्तकें आधुनिक दृष्टिकोण जो तुलनात्मक राजनीति का है उसको बताने के लिए जानी जाती हैं। तो ये लोग विद्वान आते रहे। इनमें इन पुस्तकों में राजनीतिक संस्थाओं का और राजनीतिक प्रक्रियाओं को विस्तार से सामाजिक और आर्थिक दशाओं से संबंधित किया गया है। क्योंकि इन चीजों को सामाजिक और आर्थिक या मनोवैज्ञानिक धरातल को भूल चुके थे, वो लोग नहीं जानते थे। परंपरागत दृष्टिकोण वाले विद्वान बस केवल राजनीति तक ही सीमित रखते थे उसको, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, उसको सामाजिक और आर्थिक दशाओं से संबंधित किया। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। मैक्रिडिस और ब्राउन नाम के विद्वानों ने लिखा कि तुलनात्मक राजनीति का आधुनिक दृष्टिकोण अधिक परीक्षण करने वाला, अधिक खोजबीन करने वाला और अधिक व्यवस्थित यानी कि एक सिस्टम से सब चीजें हैं। यह राजनीतिक संस्थाओं के मूल में जाने का प्रयास करता है कि राजनीतिक संस्थाओं का एकदम से जो डीपली है उद्देश्य क्या, उसका अंदरूनी भाग तक पहुंचने का काम करता है। और मुख्यतया इसमें तीन चीजें, जैसे कि इसमें यह मुख्यतया हित समूहों, राजनीतिक दलों यानी पॉलिटिकल पार्टी, जो पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स हैं, हित समूह है, जनता का कल्याण करने वाले हैं, और विचारधाराओं से प्रभावित व्यवहारों आदि का विशेष अध्ययन करता है जिनसे कि राजनीतिक व्यवहार का स्वरूप निर्मित होता है। राजनीतिक बिहेवियर यानी पॉलिटिकल बिहेवियर, इसीलिए इसको बिहेवियरलिज्म भी कहते हैं। ठीक है, राजनीति पॉलिटिकल राजनीति को, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और जनमत और विशिष्ट बौद्धिक वर्ग का ढांचा स्पष्ट हो जाता है। जनता सरकार के प्रति और सरकार जनता के प्रति कैसा रुझान रखती है, इन सभी चीजों को भी देखा जाने लगा। हित समूह एक प्रकार से किस तरीके से सरकार को प्रभावित करते हैं, इन सभी चीजों का अध्ययन इसमें शामिल किया जाने लगा। यानी कहने का मतलब यह है कि जब अभी तक केवल औपचारिकताएं थी, बस केवल नाम मात्र की चीजें थी, केवल पश्चिमी जगत तक ही पूरा जो है तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन होता था तुलनात्मक सरकार के माध्यम से। अब उस तुलनात्मक राजनीति में क्या होने लगा, ना केवल एक प्रकार से औपचारिकताएं बची, बल्कि औपचारिकता के साथ साथ उसमें अनौपचारिकता के भी गुण आ चुके हैं। जैसे कि उसमें मनुष्य के व्यवहार का, जनता की वृत्तियां कैसी हैं, जनता क्या चाह रही है, सरकार उसमें क्या चाह रही है, सरकार और जनता के बीच में क्या संबंध है, किस तरीके से जनता सरकार को प्रभावित करती है, सरकार जनता को कैसे प्रभावित करती है, इन समस्त तमाम प्रकार की चीजों को, जनता का व्यवहार कैसा है, सरकार के प्रति रुझान रुख कैसा रखती है जनता, इन सभी चीजों का अध्ययन इसमें शामिल कर लिया गया। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जो ये आधुनिक दृष्टिकोण है राजनीति मतलब पॉलिटिकल राजनीति का यानी कि तुलनात्मक राजनीति का, यह दृष्टिकोण राजनीति और अन्य व्यवस्थाओं के संदर्भ में वास्तविक संबंधों की खोज करता है। मैक्रिडिस एवं ब्राउन के अनुसार किसी भी व्यवस्थित पद्धति के लिए एक राजनीतिक सिद्धांत अथवा सर्वांगीण दृष्टि की आवश्यकता होती है। अतः आधुनिक पद्धति में राजनीति शास्त्र ने समाज शास्त्रीय सिद्धांतों से बहुत सहायता ली है। ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था के जीवित रह सकने के लिए आवश्यक है कि वह कुछ मतलब की जो है अत्याज्य और अनिवार्य कार्य करती रहे। इन कार्यों में कुछ अनिवार्य कार्य अनिवार्य संरचनाएं, ये संरचनाएं विभिन्न व्यवस्थाओं से अलग अलग हो सकती हैं, विभिन्न व्यवस्थाओं में अलग अलग हो सकती है। कुल मिलाकर के अगर इन चीजों को समझे तो आधुनिक दृष्टिकोण अथवा नवीन अध्ययन पद्धति जो आई तुलनात्मक राजनीति में, उसके कई सारे पॉइंट रहे। जैसे कि व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन होने शुरू हो गया, विश्लेषणात्मक और वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन शुरू हो गया, सामाजिक संदर्भ जनित अध्ययन शुरू हो गया ताकि सामाजिक संदर्भ हो, समाज को फायदा मिले इससे,
केवल पाश्चात्य जगत ही नहीं बल्कि पूरे संसार के राजनीति के बारे में अध्ययन शुरू हो गया, व्यवस्था जन्य अध्ययन शुरू हुआ, अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन शुरू हुआ, संरचनात्मक कार्यात्मक अध्ययन शुरू हुआ। आधुनिक तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन की कतिपय मुख्य विशेषताएं हम बना सकते हैं इन तमाम प्रकार के अध्ययनों के आधार पर। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ना केवल इसमें बेटा व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन शुरू हुआ, बल्कि हर एक क्षेत्र में आप देखते हैं उस सभी वैज्ञानिकता का समावेश किया गया जो कि जरूरी थी। ठीक है, आप देखेंगे कि 20वीं सदी के मध्य से वर्तमान तक चलता रहा। राजनीति को यथार्थवादी और वैज्ञानिक रूप से समझने के लिए काम किया गया। सर्वेक्षण, सांख्यिकी, डेटा, फील्ड स्टडी, इन सभी का अध्ययन किया गया। सभी देशों को इसमें शामिल किया गया, जबकि उसमें क्या था, सीमित केवल पश्चिमी देशों पर ध्यान केंद्रित करता था। मूल निरपेक्ष की बात होने लगी। दृष्टिकोण जो था इसका मूल निरपेक्ष था, वैल्यू फ्री, वैज्ञानिक और अनुभवजन, ठीक है, चीजें शुरू हुई। राजनीतिक प्रक्रिया और राजनीतिक व्यवहार का भी अध्ययन यहाँ पर शुरू हो चुका था। ठीक है, परंपरागत दृष्टिकोण तुलनात्मक राजनीति का आधार था, जिसने हमें संस्थाओं की समझ दी, लेकिन यह सीमित था और बदलते समय में अपर्याप्त हो गया। इसके बाद आधुनिक दृष्टिकोण आया, जिसने राजनीति के व्यापक पहलुओं को शामिल कर इसे वैज्ञानिक बनाया, इसको रियलिस्टिक यानी यथार्थवादी बनाया, इसको व्यवहारिक बनाया। आज तुलनात्मक राजनीति में दोनों दृष्टिकोण का महत्व है, लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण का ज्यादा प्रासंगिक है, ज्यादा महत्व है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। और इस तरीके से राजनीति शास्त्र में आज जो पॉलिटिकल साइंस का जो आधुनिक एक राजनीतिक का जो है तुलनात्मक राजनीति का जो वैज्ञानिक पक्ष है, यानी कि जो आपका ये पक्ष है, आधुनिक पक्ष है, ये ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा परफेक्ट है। इसकी विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं। हेडिंग डालेंगे आधुनिक दृष्टिकोण की विशेषताएं। इस अध्ययन में पाश्चात्य राजनीतिक संस्थाओं का ही अध्ययन नहीं किया गया, वरन गैर पाश्चात्य देश और साम्यवादी देशों की संस्थाओं का भी अध्ययन किया गया। जहां पर पहले क्या था, केवल पूंजीवादी देशों का अध्ययन हो रहा था, जिनके पास रुपया पैसा था, जिनके पास पावर थी, उन्हीं का अध्ययन हो रहा था। अब ना केवल पूंजीपति देशों का बल्कि साम्यवादी देशों का भी अध्ययन, उनके देश के परंपरा, रीति रिवाज, ढंग, जनता का व्यवहार, ये सभी का अध्ययन भी शामिल कर लिया गया। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, इस अध्ययन में न केवल राजनीतिक संस्थाओं का ही अध्ययन किया गया, वरन अराजनीतिक संस्थाओं का भी अध्ययन प्रारंभ हो गया, यानी सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक तमाम प्रकार की जो संस्थाएं हैं जिनसे एक प्रकार से मनुष्य की राजनीति प्रभावित होती है, उन सभी चीजों का भी अध्ययन इसमें शामिल कर लिया गया। इस तरीके से एक जबरदस्त तरीके से एक व्यापक धरातल पर तुलनात्मक राजनीति जो है एक व्यापक धरातल पर सामने आई और अध्ययन इसका प्रारंभ हो गया। तीसरा विशेषता क्या लिखेंगे बाबू? तीसरी विशेषता आप लिख दीजिएगा, ये सब नोट डाउन कर सकते हैं, इन सभी का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। देखिए, राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन में तकनीकी और वैज्ञानिक साधनों को प्रयुक्त किया गया, यानी कि जो टेक्नोलॉजी है और वैज्ञानिक जो साधन है, वैज्ञानिक विधि हो या वैज्ञानिक तमाम प्रकार के साधन हो, चूंकि इस समय तक वैज्ञानिकता अपने चरम पर थी, तो इन सभी में चीजों में वैज्ञानिकता का प्रयोग भी शामिल हो गया। इस वजह से जब हम राजनीति की तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति को समझते हैं, तो उसका आधुनिक दृष्टिकोण जो है वो वैज्ञानिक है पूर्ण रूप से, जबकि उसका जो पुराना दृष्टिकोण है, जो परंपरागत दृष्टिकोण है, वह एक प्रकार से एक आर्ट का विषय माना जा सकता है। तो आपके समझ में बेसिकली आ गया होगा कि ये दोनों हैं क्या। इसमें ज्यादा डिटेल में जानकारी लेने की भी जरूरत नहीं है, बस आप इतना जान लीजिए कि ये है क्या। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा, लगभग 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, यानी 15 नंबर का क्वेश्चन आपका लगभग में 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन आपका इन दोनों टॉपिक से आते हैं, मतलब कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से, यानी इकाई नंबर 1 से आपके लगभग 15 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चौथी विशेषता, इस अध्ययन में न केवल राजनीतिक संस्थाओं का ही अध्ययन किया जाता था, क्योंकि केवल राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन परंपरा का दृष्टिकोण का अंग था, परंपरा का दृष्टिकोण में अध्ययन इसका होता था। ठीक है, जबकि जो आधुनिक दृष्टिकोण है उसमें मानव स्वभाव का अध्ययन भी शामिल होगा। राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन को छोड़ा नहीं गया, राजनीतिक संस्थाओं को तो शामिल ही किया गया, साथ ही साथ में उसके साथ कुछ नई चीजें इंक्लूड कर दी गई, समावेश की गई। देखिए, मानव स्वभाव का अध्ययन, मानव स्वभाव मतलब मानव की परिस्थितियां कैसी हैं, मनुष्य व्यवहार कैसे करता है विभिन्न परिस्थितियों में, इन सभी का महत्व भी एक प्रकार से शुरू हो गया, इन सभी का अध्ययन भी शुरू हो गया। सरकार और जनता के बीच में संबंधों को शुरू हो गया, किस तरीके से चीजें हो रही हैं, सब कुछ बताया गया। ठीक है, पांचवी विशेषता, राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन करते समय आर्थिक और समाजशास्त्रीय प्रभावों को उपयुक्त स्थान दिया गया, कि आखिरकार राजनीतिक संस्थाओं का जब हम अध्ययन करते हैं उसका एक प्रकार से आर्थिक और सामाजिक प्रभाव क्या पड़ रहा है, उन प्रभावों को भी हम इसमें शामिल करते हैं इसके विषय क्षेत्र में। ठीक है, यानी कि राजनीतिक जो तुलनात्मक राजनीति है उसका जो आधुनिक दृष्टिकोण है उसका विषय क्षेत्र बहुत व्यापक है, और जो परंपरागत दृष्टिकोण है उसका विषय क्षेत्र बस केवल राजनीतिक संस्थाओं तक ही सीमित हो जाता है, केवल पाश्चात्य जगत तक ही सीमित होता है। वह एक प्रकार से पूर्व के देशों के या फिर अन्य देशों की चीजों को
नहीं शामिल करता है, बस केवल पश्चिम के देशों को शामिल करता है। ऐसे में वह एक सीमित धारणा है, जबकि यह एक व्यापक धारणा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। छठी बात, विश्व की विभिन्न शासन प्रणालियों का अध्ययन करते समय नीति का निर्माण कैसे करना है, नीति निर्माण की प्रक्रिया के औपचारिक पक्ष का अध्ययन भी इसमें शुरू किया गया कि भाई किसी भी देश की जो नीति बनती है वो एक प्रकार से किस तरीके से बनती है, उसके क्या क्या नियम कायदे होते हैं, सब कुछ हम इसमें अध्ययन करते हैं हर एक देश का। इसके अलावा मानव अधिकारों, मानव कर्तव्य, मनुष्य का क्या अधिकार है, मनुष्य को क्या कर्तव्य मिलने दिए गए हैं सरकार के द्वारा, राज्यों के द्वारा, तथा उनके उत्थान और पतन, मनुष्य का उत्थान और पतन कैसे होता है, विभिन्न कालों में उसको एक प्रकार से किस तरीके के सामना करना पड़ता है, इन सभी का अध्ययन जो है इसमें हम तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक दृष्टिकोण में करते हैं। इसके अलावा नौवीं विशेषता यह है कि तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन राजनीतिक प्रणाली यानी पॉलिटिकल जो सिस्टम है, राजनीतिक विकास पॉलिटिकल डेवलपमेंट तथा आधुनिकीकरण यानी कि मॉडर्नाइजेशन के सर्वांगीण अध्ययन से प्रारंभ होता है। यानी कि इस तरीके से एक व्यापक धरातल पर एक सर्वांगीण तरीके से हर चहुमुखी विकास करके पढ़ने का काम करता है और विस्तार से चीजों को जानने में मदद हमारी करता है। तो तुलनात्मक राजनीति न केवल किसी देश के संवैधानिक ढांचे का अध्ययन करता है, बल्कि उसके सामाजिक और व्यवहारिक ढांचे को भी या आर्थिक ढांचे को भी प्रभावित करता है। इस तरीके से तुलनात्मक राजनीति का परंपरागत दृष्टिकोण, जो कि एक प्रकार से पुराना दृष्टिकोण है, जो कि केवल राजनीतिक ढांचा मानता है, जो केवल पूंजीवादी देशों का, केवल पाश्चात्य जगत के देशों का एक प्रकार से अध्ययन करता है, वहां की राजनीतिक संस्थाओं के बारे में अध्ययन करता है, जो केवल न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका तक ही सीमित है, उसको एक प्रकार से परंपरागत दृष्टिकोण कहा गया। और जिसमें बेटा एक प्रकार से जो साम्यवादी देशों को भी शामिल करता है, पूर्वी देशों को भी शामिल करता है, उनके क्रियाकलाप, उनके राजनीतिक संस्था, ठीक है, जिसमें आपका व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तो शामिल ही करता है, राजनीतिक व्यवहार वहां कैसा है, मनुष्य का बिहेवियर कैसा है, जनता और सरकार के बीच में क्या रिलेशनशिप है, जनता सरकार से, सरकार जनता से कितना प्रभावित होती है, इन तमाम प्रकार की चीजों को शामिल कर लेता है। पॉलिटिकल प्रक्रियाओं को, राजनीतिक प्रक्रियाओं को भी शामिल करता है, गैर राजनीतिक प्रक्रियाएं, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं, सामाजिक प्रक्रियाएं, सामाजिक प्रभाव क्या पड़ता है राजनीतिक चीजों का, जनता पर क्या प्रभाव पड़ता है, समाज पर क्या प्रभाव है, अर्थतंत्र पर क्या प्रभाव है, इन सभी का अध्ययन जो है जो व्यापक दृष्टिकोण इसका है, यानी कि एक बिहेवियरल जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो एक प्रकार से आधुनिक दृष्टिकोण है पॉलिटिकल में किसका, कंपैरेटिव गवर्नमेंट का, कंपैरेटिव राजनीति का, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का, तो उसका अध्ययन करते हैं। कुल मिलाकर के कंपैरेटिव गवर्नमेंट आप समझ लीजिए, राज जो है तुलनात्मक सरकार का मतलब, तुलनात्मक सरकार में केवल तीन चीजों का अध्ययन, राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन बेसिकली किया जाता है, जैसे कि, और वो भी पश्चिम के देशों का, जैसे कि न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, इन तीनों का अध्ययन बेसिकली करते हैं, बस इसी पर खत्म, यानी सीमित दायरा। और अगर इसको देखें, हम तुलनात्मक राजनीति को देखें तो उसको हम आधुनिक दृष्टिकोण कह सकते हैं, और इसमें हम इन तीनों को तो शामिल ही करते हैं, यानी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यकलापों, क्रियाकलापों को शामिल ही करते हैं। और ये केवल पाश्चात्य जगत तक ही नहीं, बल्कि विश्व के सभी देशों के बारे में, साम्यवादी देशों को भी शामिल करता है। साथ ही साथ में ये मनुष्य की व्यवहार प्रक्रिया सब कुछ अपने आप में शामिल करता है। इस तरीके से सारी चीजें यथार्थवादी और व्यवहारिक बना देता है, वैज्ञानिक बना देता है, जो व्यापक दृष्टिकोण है इसका, जो एक प्रकार से ये दृष्टिकोण है। इस तरीके से आप लोगों ने चीजों को समझ लिया। इससे पहले मैंने पहला चैप्टर आपको पढ़ाया था, जिन बच्चों ने नहीं देखा पहला चैप्टर वो देख लीजिएगा। पहले चैप्टर में हम लोगों ने राजनीति विज्ञान में हमने क्या समझा, हमने जो है तुलनात्मक राजनीति का अर्थ समझा, ठीक है, उसकी परिभाषा समझी, उसकी प्रकृति और उसका विषय क्षेत्र और उसका महत्व, सब कुछ हमने समझ लिया है। जिनको भी देखना है पॉलिटिकल साइंस का देख लीजिएगा। इस तरीके से हमने पॉलिटिकल साइंस पेपर 1 का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों कंप्लीट करवा दिया है। इसके बाद चैप्टर 3 जो मतलब कि जो आपका यूनिट नंबर 1 आपका समाप्त हो गया आज की वीडियो के माध्यम से। इकाई संख्या 1 समाप्त हो गई, लगभग 20 नंबर या 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन आपके यहाँ से आएंगे, ऑब्जेक्टिव हो चाहे लिखित हो। अब दूसरा जो यूनिट आपका है वो है कैपिटलिज्म एंड द आइडिया ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, दूसरी यूनिट का नाम है। तो दूसरी यूनिट को मैं एक ही वीडियो के माध्यम से समाप्त कर दूंगा। यूनिट नंबर 2 को, यानी कि चैप्टर संख्या 3 को एक ही वीडियो के माध्यम से मैं कैपिटलिज्म क्या है इसको एक वीडियो में, और 2 वीडियो इसकी भी लग जाएगी आपकी, तो मैं प्रयास करूंगा, ठीक है, इस तरीके से आपके 8वीं यूनिट को समझने का प्रयास। फिर तीसरी यूनिट है सोशलिज्म एंड द वर्किंग ऑफ सोशलिस्ट स्टेट, यानी समाजवादी जो देश है उनके बारे में चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद में इकाई नंबर 4 में जो आपका है डी कोलोनाइजेशन एंड द रोल ऑफ स्टेट इन द डेवलपिंग वर्ल्ड, यानी इस तरीके से चीजों को हम जानने का प्रयास करेंगे। फिर इसके बाद में तो ये 4 इकाई आपकी हो गई कुछ विशेषताओं को लेकर के। फिर उसके बाद में 4 नीचे वाली विशेषताएं, मतलब कि 4 अगली इकाइयां हैं। एक इकाई में आप पढ़ेंगे जो फीचर विशेषताएं होती हैं ब्रिटेन के संविधान की पूरा, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे किसके बारे में, अमेरिका के संविधान के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे स्विट्जरलैंड के संविधान के बारे में। फिर पढ़ेंगे हम चाइना के संविधान के बारे में। इस तरीके से आप
चारों देशों के संविधान के बारे में 4 इकाई आपकी इसकी हो जाएगी, ठीक है। और इस तरीके से पूरा आपका सिलेबस समाप्त हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग चीजों को जान पाए हैं, पढ़ पाए हैं। चलिए फिर धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे चैनल को आप सभी लोग शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब सभी दोस्तों के साथ शेयर, अपने सभी घर में जितने भी फोन है सबसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।